हमारी इस खास पेशकश 3 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाता, मेरी सहयोगी मीनाक्षी कांडवाल और श्वेता झा। हम सभी हाजिर हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। और इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे खबर ये कि वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल कामयाब रहा है। मतलब ये कि अपना देश भी वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है। श्वेता, बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। इसके अलावा आपको हम बता दें कि हम आपको दिखाएंगे सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर हर एक खबर, यानी कि अभी तक जो अपडेट है वो ईडी की पूछताछ का अपडेट तो होगा ही, साथ ही आपको हम दिखाएंगे सुशांत सिंह राजपूत के जीवन से जुड़ी कुछ वो तस्वीरें जो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल, और ये हम इस वक्त तस्वीर दिखा भी रहे हैं क्योंकि ये सबसे ताज़ा वीडियो है सुशांत सिंह राजपूत के जो सामने आए हैं। लेकिन इन सभी खबरों के अलावा हमारी नजर होगी स्वतंत्रता दिवस से पहले देश की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था पर। चाहे वो सीमा चीन की हो या पाकिस्तान की, हमारे जवान हर जगह चौकस हैं। इसके साथ ही देश की राजधानी दिल्ली भी किले में तब्दील हो चुकी है। तो बॉर्डर का इलाका हो या फिर देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर कार्यक्रम होना है। हालांकि जश्न बाकी सालों जैसा तो नहीं होगा क्योंकि कोरोना संक्रमण की वजह से हालात बहुत बदले हुए हैं और इन्हीं बदले हालातों के बीच आजादी का जश्न देश मनाएगा। सुरक्षा व्यवस्था देश की राजधानी में चाक चौबंद। तो किस तरह से देश तैयार है वो आपको हम दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पहली बार आईटीबीपी ने कहा है कि चीन के सैकड़ों सैनिकों को हमारे थोड़े से जवानों ने टक्कर दिया है। आपको बता दें कि आईटीबीपी के मुताबिक चीन के साथ 17 से 20 घंटे तक हिंसक झड़प होती रही। गलवान के अलावा कई जगहों पर चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प हुई थी। आईटीबीपी ने कहा है कि चीन की सेना ने उन पर पत्थरबाजी तक की। आईटीबीपी ने यह भी कहा कि ये घटनाएं मई जून में कई जगहों पर हुई थी। अपने 21 बहादुर जवानों के लिए आईटीबीपी ने गैलेंट्री अवार्ड की अनुशंसा भी की है। स्वतंत्रता दिवस से पहले ये अनुशंसा की गई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, आईटीबीपी की तरफ से कहा गया है कि चीन की सेना ने उन पर पत्थरबाजी की। साथ ही मई जून में कई जगहों पर ऐसी घटनाएं घटी हैं और 21 बहादुर जवानों के लिए आईटीबीपी ने गैलेंट्री अवार्ड की अनुशंसा की है। ये वो 21 जवान हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी अपने देश की सीमा को बचाने के लिए, और इन्हीं के लिए गैलेंट्री अवार्ड की अनुशंसा की गई है। तो सरहद पर मार खाने के बाद चीन की हालत खराब है, लेकिन पाकिस्तान भी पस्त है। भारत की सुरक्षा तैयारियों के आगे दोनों ही पड़ोसी बेदम है। पाकिस्तान और चीन की जहरीली जुगलबंदी पर प्रहार करने के लिए भारत तैयार है। और इसी तैयारी का जायजा लेने के लिए वेस्टर्न एयर कमांड के अग्रिम अड्डे का एयरफोर्स चीफ ने जायजा लिया। एयरफोर्स चीफ भदौरिया ने MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान से उड़ान भरी। चंद रोज पहले आपको बता दें, आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने भी सभी फील्ड कमांडर्स को मैसेज दिया था। मकसद साफ है कि अगर दुश्मन पाकिस्तान और चीन की तरह हो तो तैयारी पुख्ता होनी चाहिए। दुश्मन के खात्मे का शुरू हो गया है काउंटडाउन। ड्रैगन के शुरू हो गए हैं बुरे दिन। आसमान में गरजने लगा MiG-21 बाइसन। जहां से दुश्मनों को मिलेगा करारा जवाब, वहीं पहुंचे वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, देखकर समझ सके तो दुश्मन समझ ले। वक्त रहते सुधर जाए तो बेहतर, नहीं तो कमर तोड़ने के लिए तैयार हैं हम। आसमान से टूटेगा कहर तो दुश्मनों के खेमे में मच जाएगी तबाही। चूर चूर हो जाएगा दुश्मन का घमंड, खत्म हो जाएगा वजूद। चीन के साथ तनातनी के बीच देश अलर्ट पर है।
पश्चिमी कमान के अग्रिम अड्डे पर भी सरगर्मी है। वायुसेना चीफ भदौरिया ने उस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी जिसने 1971 की जंग में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। पाकिस्तान और चीन की जहरीली जुगलबंदी को देखते हुए भारत ने बख्शने के मूड में नहीं है। जरा भी दुश्मनों ने हिमाकत की तो काल बनकर टूट पड़ेंगे हमारे जवान। भदौरिया की इस दौरे पर वायुसेना ने ट्वीट करके लिखा, वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने वेस्टर्न एयर कमांड का दौरा किया। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने बेस की तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही सभी जवानों से बात की। भारत की ये तैयारी का मकसद साफ है, जिसका जिक्र PM मोदी ने लद्दाख दौरे पर किया था। प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि शक्ति प्रदर्शन के बिना शांति बहाली मुमकिन नहीं। शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। पश्चिमी एयर कमांड की तैयारी का जायजा लेने के पीछे दो मकसद है। पहला तो ये कि चीन ने अगर गुस्ताखी की तो उसे वहीं से घेरा जा सके। दूसरा, पाकिस्तान को भी पलक झपकते सबक सिखाया जा सके। उन्होंने अग्रिम फाइटर बेस पर जाके MiG-21 में उड़ान भरी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ये हमारी तैयारी को दर्शाता है। एक भारतीय वायुसेना की ओर से ये मैसेज है पूरे देशवासियों के लिए, उनको आश्वस्त करने के लिए। जब हम ये पिक्चर्स देखते हैं कि चीफ ने एक फाइटर एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी, तो वो हमारी एक प्रिपेयर्डनेस की एक खबर देता है पूरे देशवासियों को। वेस्टर्न एयर कमांड में जिस लड़ाकू विमान में वायुसेना चीफ ने उड़ान भरी, जरा उसके बारे में भी संक्षिप्त में जान लीजिए। रूसी मूल का MiG-21 बाइसन सिंगल इंजन वाला सिंगल सीटर लड़ाकू विमान है। ये कई दशकों तक भारतीय वायुसेना की रीढ़ रहा है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में MiG-21 ने अहम भूमिका निभाई थी। वायुसेना तैयार है तो आर्मी भी मुस्तैद। चंद रोज पहले आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे ने सभी फील्ड कमांडर्स को मैसेज दिया था। साफ कहा था कि वो किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें। उधर नौसेना ने भी दुश्मनों के लिए प्लान तैयार कर लिया है, यानी हमारी तीनों सेना मुस्तैद हैं। राफेल के आने के बाद से ही दुश्मन के खेमे में हड़कंप है। अभी तो पूरी खेप आनी बाकी है। जब इसका एक स्क्वाड्रन वेस्टर्न कमांड में तैनात होगा तो सोचिए दुश्मनों का क्या हाल होगा। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। अब आपको दिखा देते हैं वायुसेना की मदद करने लद्दाख पहुंचे 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये दुनिया के सबसे हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं और भारत में ही तैयार किए गए हैं। आपको ये भी दिखा देते हैं कि पूरी कवायद आत्मनिर्भर अभियान के तहत की जा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लद्दाख में चीन के खिलाफ हर मोर्चे पर मुस्तैद है हिंदुस्तान। अब देसी हेलीकॉप्टर संभालेंगे वायुसेना की मदद की कमान। लद्दाख में LAC पर चीन की धोखेबाजी से सतर्क हिंदुस्तान पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है। अब ऐसे 2 देसी हेलीकॉप्टर भी लद्दाख में तैनात कर दिए गए हैं। वजन में ये हल्के जरूर हैं, लेकिन इन पर जिम्मेदारी भारी है। संवेदनशील लद्दाख में इनकी तैनाती हुई तो इसकी काबिलियत को पूरी तरह परखा गया। एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा ने HAL के टेस्ट पायलट विंग कमांडर सुभाष P. जॉन के साथ दौलत बेग ओल्डी जैसी हाई एल्टीट्यूड लोकेशन से फॉरवर्ड एरिया तक इसमें उड़ान भरी और इसकी अटैक करने की क्षमता का जायजा लिया। फिर एक जोखिम भरे हेलीपैड पर इसे उतारा गया। भारतीय वायुसेना के कुछ अधिकारियों ने अभी फिलहाल में ऐसे 2 LCH का टेस्टिंग लद्दाख रीजन में किया है। ये दोनों जो थे ये प्रोटोटाइप्स थे एक्चुअली। जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह के कुछ और LCH
HAL भारतीय वायुसेना को निर्माण करके देगा। अब ये जो LCH है, यह आत्मनिर्भर भारत बनने के भारत सरकार का जो कार्यक्रम है, उसकी पहल का पहला ये एक श्रृंखला का पहली कड़ी है। ये लाइट वेट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर दिन और रात में टारगेट हिट करने के लिए जाना जाता है। इन हेलीकॉप्टर्स में ऊंचाई वाले इलाकों में हथियारों को ले जाने की काबिलियत है। 2 इंजन वाले इन हेलीकॉप्टर को 70 mm रॉकेट और चीन माउंटेन कैनन के साथ तैनात किया गया है। जानकार ये भी मानते हैं कि एक बार जब वेपन इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा तो इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाएगी। लद्दाख में इनकी तैनाती का ऐलान करते हुए HAL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक R माधवन ने कहा, सशस्त्र बलों की खास जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष डिजाइन के तहत विकसित ये दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जो आत्मनिर्भर भारत में HAL की अहम भूमिका को साबित करता है। इंडियन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। जो चीज हमको इंश्योर करनी पड़ेगी कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन इसमें एडिक्वेट हो, ताकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं डिफेंस सेक्टर में, उनको भी काफी बूस्ट मिले। इनकी तैनाती भारत के मिशन आत्मनिर्भर को आगे बढ़ाने की कवायद के तहत की गई है। पिछले हफ्ते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 101 हथियारों और उपकरणों के आयात पर रोक लगाने का ऐलान किया था, ताकि आत्मनिर्भर अभियान को आगे बढ़ाया जा सके। इनमें मशीन गन भी है तो मिसाइल भी, टैंक भी है तो पनडुब्बी भी। डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना केवल डिफेंस के लिए ही नहीं, बल्कि सिविल सोसाइटी के लिए भी बहुत ही अधिक लाभकारी हो सकता है। इसे साकार करने के लिए पूरे जोश से इसमें हम सभी को इन्वॉल्व होने की जरूरत है। दिसंबर 2020 से ही विदेशों से हथियारों और सैन्य उपकरणों का आयात रोकने का काम शुरू हो जाएगा। रक्षा मंत्री के ऐलान के बाद से ही सैन्य उपकरणों और हथियारों के देसी निर्माण के क्षेत्र में उत्साह की लहर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी उम्मीद है कि उसे इस साल के आखिर तक 15 लाइट हेलीकॉप्टर बनाने का ऑर्डर मिल जाएगा। इनमें से 10 की जरूरत भारतीय वायुसेना और 5 की जरूरत थल सेना को है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर लद्दाख में इस वक्त तैनात किया गया है। HAL के बनाए हुए 2 ऐसे हेलीकॉप्टर लद्दाख में तैनात किए गए हैं और संकेत साफ हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह के हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। तो भारत को परेशान करने की कोशिश चीन की, लेकिन भारत पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इस बीच चीन और कहां परेशानी डाल रहा है वो भी आपको हम बता दें। कौन परेशान है चीन से? दरअसल POK में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। 7वें आसमान पर गुस्सा है। इनफैक्ट लोगों ने दोनों के खिलाफ यानी पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतर आए। मीनाक्षी, POK को पाकिस्तान ने आतंकवादियों का अड्डा बना दिया और उसे पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया, और यही वजह है कि यदा-कदा लोगों की ये नाराजगी इस तरह के प्रदर्शनों में दिखाई देती है। और अब हालात ये हैं कि चीन भी POK में साजिश को अंजाम दे रहा है। वहां अवैध रूप से डैम बनाए जा रहे हैं जो लोगों को मंजूर नहीं है। POK में आग सुलग उठी है। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा है। सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं। हाथों में मसाल है। जुबान पर पाकिस्तान और चीन की नापाक दोस्ती के खिलाफ गुस्सा। चीन की धोखा देने की आदत से पूरी दुनिया वाकिफ है, तो पाकिस्तान की बुजदली को कौन नहीं जानता। वो POK को शोषण की जमीन बना चुका है। जहर की फसल उगाकर पूरे POK को ही बर्बाद करना चाहता है। लेकिन अब POK को लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ मसाल जला लिया है। लगातार साजिशें रचने वाले पाकिस्तान और घात करने वाले चीन के खिलाफ POK के मुजफ्फराबाद में जबरदस्त प्रदर्शन तेज हो गए हैं। मुजफ्फराबाद के लोगों का ये गुस्सा फूटा है नीलम और झेलम नदी पर बन रहे मेगा डैम के खिलाफ।
पाकिस्तान से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद चीन की कंपनी उन डैम का निर्माण कर रही है। पीओके में पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए दोनों में सहमति बनी थी। डील के मुताबिक 2026 तक डैम को तैयार करने की योजना है, लेकिन उससे पहले ही पीओके में विद्रोह शुरू हो गया है। और चाइना इतना पैसा जो लगा रहा है वहां पे 1100 मेगावाट का जो एक प्लांट लगा रहे हैं वो पावर प्लांट, तो इसको पैसों को कौन अदा करेगा? पीओके के गरीब लोग। हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं हैं, हम ये बिजली के इतने कहाँ से अफोर्ड करेंगे? तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की जो प्लंडर हो रही है सी पैक के बहाने से, तो इसकी हम सख्त मुखालफत करते हैं। मुजफ्फराबाद में चीन के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन पहली बार नहीं हुआ। पहले भी कई बार लोगों ने चीन और पाकिस्तान दोनों के विरोध में मोर्चा खोला है। उनका गुस्सा है कि डैम बनाने के फैसले से पहले उनसे उनकी राय क्यों नहीं ली गई। पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर मुजफ्फराबाद गिलगित बाल्टिस्तान के संसाधन का अवैध इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे तबाह कर रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए ये सब कुछ किया जा रहा है। करते हैं इस वक्त 6000 चाइनीज जो मिलिट्री के इंजीनियर्स हैं वो सी पैक के बहाने से आके पीओके में बैठ गए, और उनका जो है कि कौन उनका करेगा, खर्चा उठाएगा उनका, किस तरह से, हमें तो समझ नहीं आ रही कि आगे हमारे साथ होने क्या वाला है। नदियों पर बांध बनाकर चीन की साजिश नई नहीं है। इससे पहले ड्रैगन का एक और सच सामने आ चुका है। खुलासा हो चुका है कि उसने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों पर 8 नए डैम बनाए हैं ताकि वो ब्रह्मपुत्र के बहाव को कंट्रोल कर सके। ऐसी ही साजिश चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर पीओके में भी कर रहा है। आर्थिक रूप से कंगाल पाकिस्तान चीन के रहबो करम पर जिंदा है और चीन उसे हर डील के लिए मजबूर कर रहा है ताकि अपनी साजिशों को अंजाम दे सके। लेकिन मुजफ्फराबाद ने ऐलान जंग का ऐलान कर दोनों देशों को चेता दिया है। आज तक ब्यूरो। चीन और पाकिस्तान लाख साजिशें कर लें, लेकिन इन दोनों के इरादे पूरे होने वाले नहीं हैं। चीन से तनाव के बीच सबकी निगाहें कल पर टिकी हैं, जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी चीन और पाकिस्तान पर क्या बोलते हैं। बिल्कुल, और कोरोना संक्रमण के दौरान इस बार आजादी का जश्न थोड़ा सा हटकर होगा। इसकी तस्वीर थोड़ी अलग होगी क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इस खास मौके पर कई बदलाव किए गए हैं। श्वेता, लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी। बिल्कुल, और कोरोना की वजह से इस बार स्कूली बच्चे भी नहीं बुलाए गए हैं और दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई जगह 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। कोरोना के संक्रमण काल में इस बार नजारा जरा अलग होगा। लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी तिरंगा फहराएंगे, लेकिन इस बार सब कुछ बदला बदला होगा। कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए कई बदलाव किए गए हैं। इस बार मेहमानों समेत करीब 2000 लोग ही मौजूद रहेंगे। वहीं एनसीसी के 500 बच्चे शामिल होंगे। हर बच्चे के बीच 6 फीट की दूरी रहेगी। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूली बच्चों से जरूर मिलते थे। गजब का उत्साह देखने को मिलता था। बच्चे पीएम मोदी से हाथ मिलाने के लिए बेताब रहते थे, लेकिन इस बार स्कूली बच्चे नहीं होंगे। वैसे तो समारोह के समय में कोई बदलाव नहीं है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी का भाषण 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का हो सकता है। कोरोना के इस काल में सबकी निगाहें पीएम मोदी के संबोधन में होगा। सब जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसे वक्त में क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो आइए जान लेते हैं वो मुद्दे जिनके बारे में लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी बोल सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत। कोरोना की वजह से भारत को बहुत नुकसान हुआ। लॉकडाउन के बीच ही प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पर खास जोर दिया। स्वतंत्रता दिवस भाषण में भी इसी को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री बता सकते हैं आगे क्या क्या किया जा सकता है। लोकल के लिए वोकल।
लोकल के लिए वोकल की गूंज पीएम मोदी के 15 अगस्त के भाषण में भी सुनाई दे सकती है। पीएम देशवासियों से लोकल के लिए मुखर होने का आह्वान कर सकते हैं। टैक्स सुधार, प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त को टैक्स सिस्टम में सुधारों पर भी बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री लोगों को बताएंगे इस नए सिस्टम से टैक्स पेयर्स भय मुक्त महसूस करेंगे। एक देश एक हेल्थ कार्ड, कोरोना काल में सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड व्यवस्था शुरू की है। वैसे ही सरकार एक देश एक हेल्थ कार्ड लाने पर भी सोच रही है। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री लाल किले से ऐलान कर सकते हैं। कोरोना वॉरियर्स की तारीफ पीएम मोदी कई बार कर चुके हैं। ऐसे में 15 अगस्त के मौके पर भी प्रधानमंत्री कोरोना वॉरियर्स के बारे में बोल सकते हैं। लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच सबकी दिलचस्पी इस बात में है कि आखिर चीन पाकिस्तान पर पीएम मोदी क्या बोलेंगे। इन सब के बीच सुरक्षा भी अभेद्य है। लाल किले के आसपास कई स्तरों वाला सुरक्षा घेरा होगा। एनएसजी के अलावा एलीट स्क्वाड कमांडो भी लाल किले की सुरक्षा में तैनात होंगे। लाल किले पर आसपास के इलाकों में करीब 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अस्थायी मशानों से सुरक्षा कर्मी लोगों पर नजर रख रहे हैं। हर गेट पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात होंगे। 15 अगस्त के दिन पैराग्लाइडर्स, ड्रोन और दूसरे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लेकर पूरी तरह से सतर्क रहने को कहा गया है। आशुतोष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। चीन न सिर्फ सैन्य मोर्चे पर हिंदुस्तान के हाथों मात खा रहा है, बल्कि कूटनीति की बिसात पर भी उसकी परेशानी बढ़ रही है। तिब्बत से लेकर ताइवान तक उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, तो दक्षिण चीन सागर में वियतनाम उसके लिए चुनौती बन रहा है। चीन अगर भारत के दिमाग से खेलना चाहता है तो उसके दिल पर वार करने के हथियार हैं भारत के पास। ये वो हथियार हैं जिनमें गोली चलाने की जरूरत नहीं। प्रभावी बोली से चीन को चारों खाने चित किया जा सकता है। पहला हथियार तिब्बत। चीन को उसी की जुबान में जवाब देने के लिए भारत तिब्बत का मुद्दा न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि संयुक्त राष्ट्र में जोर शोर से उठा सकता है। और मौजूदा हालात में यह तय है कि अगर भारत ऐसा करता है तो न सिर्फ अमेरिका बल्कि कोरोना पीड़ित तमाम यूरोपीय देश उसके साथ खड़े होंगे। आपको बता दें कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर उसे अपनी सीमा में मिला रखा है और तिब्बत की गवर्नमेंट और तिब्बत के दलाई लामा भारत के हिमाचल प्रदेश से असाइलम में काम कर रही है। जाहिर है अगर भारत तिब्बत को अलग राष्ट्र मान ले तो ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए सुलझ जाएगी, क्योंकि अमेरिकी सीनेट में पहले ही तिब्बत को अलग राष्ट्र बनाने का बिल पास कर दिया गया है। अब आते हैं चीन को चित करने वाले दूसरे हथियार पर। दूसरा हथियार उइगर मुस्लिम। अगर भारत चीन के जिनजियांग में उइगर मुस्लिमों पर हो रहे सरकारी अत्याचार का मुद्दा उठाता है तो भी चीन फंस सकता है, क्योंकि उइगर मुस्लिमों के नरसंहार को लेकर पहले भी कई बार मानवाधिकार संस्थाएं चीन को कटघरे में खड़ा कर चुकी हैं। आपको बता दें कि 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले जिनजियांग प्रांत में करीब 60% मुस्लिम आबादी हैं और इसीलिए चीनी सरकार और प्रशासन उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार करके उन्हें दबाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन ना तो भारत और ना ही किसी मुस्लिम देश ने चीन के इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है। तीसरा हथियार ताइवान। अपने देश के साथ जुड़ती जमीनी सीमा के लिहाज से चीन ने तिब्बत और जिनजियांग को कब्जा रखा है, मगर उसके साथ उसने उस ताइवान को भी अपने कब्जे में ले रखा है, जिससे उसकी जमीनी तो नहीं समुद्री सीमा मिलती है। तो अगर भारत ताइवान को एक अलग मुल्क मान लेता है तो चीन मुश्किल में फंस जाएगा और इस मुद्दे पर भी अमेरिका और यूरोपीय देश उसके साथ खड़े हो सकते हैं। चौथा हथियार वियतनाम। दक्षिणी चीन के समंदर में चीन अमेरिका की जंग में जो सबसे अहम किरदार है वो है वियतनाम। दोनों देशों के बीच इस टसल का फायदा भारत उठा सकता है, जो न सिर्फ चीन पर नकेल कसने के लिए बेहतर विकल्प है बल्कि उसे एक सख्त संदेश भी होगा। और भारत को यह भी ऐलान कर देना चाहिए कि वो दक्षिणी चीन सागर के विवाद में वियतनाम के साथ है। तो कुल मिलाकर अगर भारत चीन को जवाब देना चाहे तो उसके पास बिना जंग किए एक नहीं 4 रास्ते हैं चीन को चित करने के लिए। आज तक ब्यूरो।
आइए अब आपको बताते हैं कि चीन अचानक उपदेश देने की मुद्रा में क्यों आ गया है। जमीन हड़पने के लिए दूसरों से लड़ाई करने वाला देश अचानक दार्शनिक बनकर शांति और सौहार्द की बात क्यों करने लगा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बात तो समझ गए होंगे और वो ये कि जब भारत दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो दिल खोल कर मिलाता है, लेकिन जब कोई धोखे की बोली बोले तो सेना को सबक सिखाने में वक्त नहीं लगता, हिसाब तुरंत बराबर किया जाता है। चीन के ना चाहते हुए भी लेह से दौलत बेग ओल्डी की सड़क तेजी से बन रही है। चीन बौखलाहट में एलएसी का अतिक्रमण कर रहा है, पर भारत ने साफ कर दिया है और वो ये है कि चीन को अप्रैल की पोजीशन पर हर हाल में वापस लौटना होगा। चीन को जवाब देने के लिए सेना ने क्या रणनीति बनाई है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन तैयारी ऐसी है कि चीन कोई हिमाकत नहीं कर सकता। चीन पर दबाव बनाने के लिए एलएसी के पास 35 से 40 हजार भारतीय थल सेना के जवान पोजीशन लिए हुए हैं। सेना के स्पेशल कमांडो की खास तैनाती है। इनकी खासियत है कि लगभग हर वक्त किसी भी मिशन के लिए तैयार रहते हैं। एलएसी के पास M777 होवित्जर तोप भी लगाई गई है। दुश्मन के इलाके में तबाही वाले बवंडर फैलाने में ये काफी है। होवित्जर तोप की मारक क्षमता 40 से 50 किलोमीटर है और ये अपनी रेंज में सटीक निशाना साध सकती है। भारतीय वायुसेना के कुछ अधिकारियों ने अभी फिलहाल में ऐसे 2 LCH का टेस्टिंग लद्दाख रीजन में किया है। ये दोनों जो थे ये प्रोटोटाइप्स थे एक्चुअली। जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह के कुछ और LCH HAL भारतीय वायुसेना को निर्माण करके देगा। अब ये जो LCH है यह आत्मनिर्भर भारत बनने के भारत सरकार का जो कार्यक्रम है उसकी पहल का पहला ये एक श्रृंखला का पहली कड़ी है। भारत के T-90 टैंक चीन के हल्के टैंकों की हवा निकाल देंगे। वैसे भी मेड इन चाइना टैंकों की हालत अच्छी नहीं है। कभी अचानक उनका इंजन फेल हो जाता है तो कभी चलते चलते इनका पहिया बाहर निकल जाता है। चीन की सेना लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाके में बहुत दिनों तक मोर्चे पर नहीं रह सकती। उसकी वायुसेना ऊंचाई वाले इलाके में लड़ने में कमजोर है और राफेल के आने के बाद तो रही सही कसर भी पूरी हो गई। वायुसेना की अपाचे हेलीकॉप्टर और हिंदुस्तान में बने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पैदल सेना को हर मदद देने की क्षमता रखते हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर से इलाके में कोई भी मूवमेंट आसान है। चिनूक से न सिर्फ जवानों को बल्कि M777 होवित्जर तोप तक को एयरलिफ्ट किया जा सकता है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव को अब 100 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई भी ऐसा संकेत नहीं आया है जिससे कहा जा सकता है कि स्थिति वापस नियंत्रण में आ गई है। इसके चलते दोनों तरफ से सेनाओं की तैनाती बढ़ रही है और भारतीय सेना अब पूरी तरह से सर्दी की तैनाती की तैयारी शुरू कर चुकी है। लड़ाकू विमानों की बात करें तो राफेल से लेकर MiG-29 और एयरफोर्स की शान सुखोई 30 इलाके की लगातार निगरानी कर रहे हैं। हर दिन लड़ाकू विमान लद्दाख के आसमान में गश्त पर निकलते हैं। चीन की किसी भी हिमाकत का तुरंत जवाब दिया जा सकता है। ये तैयारी जरूरी है क्योंकि एलएसी के पार चीन ने भारी सैन्य जमावड़ा किया हुआ है। चीन के सैनिक दौलत बेग ओल्डी से गलवान और पेंगोंगत्सो तक के इलाके में तैनात हैं। चीन चाहता है कि भारत उसके दबाव में बिखर जाए, लेकिन भारत का रुख आक्रामक है, इसलिए अब चीन के राजदूत उपदेश देते घूम रहे हैं। अभिषेक बल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। और अब हम बात करेंगे उस खबर की जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक तरह से खतरा बना हुआ है। जी हां, कोरोना वायरस। लेकिन अच्छी खबर यह आ रही है कि भारत में वैक्सीन को लेकर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट संकेत हमें सुनने और देखने को मिल रहे हैं। मीनाक्षी,
देश में भारत बायोटेक की वैक्सीन का जो ह्यूमन ट्रायल कुछ दिन पहले किया गया था, उसके शुरुआती रिजल्ट्स उम्मीद बढ़ा रहे हैं। और रूस के दावे के बीच भारत के लिए ये बड़े फख्र की बात है। इसके साथ ही ह्यूमन ट्रायल का फेज 2 शुरू करने की तैयारी हो गई। वैक्सीन बनाने में भारत की पहली और बड़ी कामयाबी। पहले चरण के ट्रायल को लेकर खुशखबरी। कोवैक्सीन के शुरुआती नतीजे सफल। रूस ने यह दावा कर धमाल मचा दिया है कि उसने कोरोना का वैक्सीन बना लिया है। स्पुतनिक नाम का वो वैक्सीन सुर्खियों में है। उन सब के बीच भारत में भी वैक्सीन को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। फेज 1 ट्रायल से जुड़े सूत्रों की माने तो कोवैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के पहले फेज में सफल रहा है। ये पूरी तरह सुरक्षित है। देश भर के 12 सेंटर पर पहले फेज का ट्रायल हुआ था। इसके रिजल्ट से जुड़ी पूरी रिपोर्ट कमेटी सबमिट करेगी। भारत वैक्सीन की रेस में तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, जो भारत में बनने वाली वैक्सीन है, उस पर जो ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे थे, उसका फर्स्ट फेज लगभग डोजिंग तक पहुंच गया है और उसके रिजल्ट्स अब जल्द ही सामने आ सकते हैं। वैक्सीन के पहले फेज में 12 सेंटर पर करीब 375 वॉलंटियर्स को वैक्सीन दिया गया था। नागपुर में 55 कैंडिडेट को वैक्सीन दी गई। उनमें से कुछ को वैक्सीन देने के बाद बुखार की समस्या हुई, जो कुछ ही घंटे में ठीक हो गया। उनमें किसी तरह का कोई दूसरा लक्षण नहीं दिखा। नागपुर सेंटर में पहले फेज की रिपोर्ट जमा भी करा दी गई है। फेज 1 में कई एक्टिविटीज हैं। उनमें से एक वैक्सीन देना है। सेफ्टी प्रोफाइल के लिए ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है। ये वैक्सीन देने का स्टेज जो है, जो 375 हमारे सैंपल साइज थे, वह आज कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अभी फेज 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि सेफ्टी प्रोफाइल जो है अभी आफ्टर 2 वीक जो है हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करने वाले हैं, जिनको अभी तक लगता गया है, और उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। देश भर के जिन 12 केंद्रों पर पहले फेज में वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया गया, उनमें से सिर्फ दिल्ली एम्स में ही अब तक ट्रायल पूरा नहीं हो सका है। अन्य सभी सेंटर पर इसे पूरा किया जा चुका है। फेज 1 के बाद जो है, चूंकि फेज 1 फेज 2 एक ही साथ हमारा हो रहा है, क्योंकि फेज 1 उसके बाद भी अभी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। बट फेज 2 इसके बाद सेफ्टी प्रोफाइल स्टेब्लिश करने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। सो हमें उम्मीद है कि फर्स्ट वीक में सितंबर का फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। भारत वैक्सीन बनाने के मामले में धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन भरोसे और फैक्ट के साथ एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है, ताकि कोई खामी न रह जाए। ऐसे में पहले फेज की शुरुआती सफलता के बाद अब फेज 2 की तैयारी है। माना जा रहा है कि सितंबर के पहले हफ्ते में इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए वॉलंटियर्स की तलाश भी शुरू हो चुकी है। इस वक्त देश में 3 वैक्सीन पर अलग अलग फेज में ट्रायल चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को फेज 2 और 3 की इजाजत मिल गई है। जल्द ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का भी ट्रायल शुरू होगा। इसके तहत 20 राज्यों के अस्पतालों में ट्रायल हो रहा है। वहीं जायडस कैडिला के वैक्सीन का फेज 1 ट्रायल भी पूरा हो गया है। दूसरे फेज में 1000 लोगों पर ट्रायल किया जाएगा। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही और अब कुल मामले 24.5 लाख के पार चले गए हैं। लेकिन सबके बीच एक्टिव केसेस की संख्या में कमी आ रही है। ये बड़ी राहत वाली खबर है। और श्वेता, हमने ये भी देखा है किस तरह से रिकवरी रेट का खुद जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। बिल्कुल, और इसके लिए आप कहें कि जो ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है वो एक बहुत बड़ी वजह है। वैसे तो कई राज्यों में हालात ऐसे हैं जो कि बेहद चिंताजनक हैं, लेकिन जो बात मैंने पहले कही कि टेस्ट का दायरा बढ़ने के बाद हालात सुधरते हुए दिख रहे हैं। देश में कुल कोरोना केस 24,61,191। देश में एक्टिव केस की संख्या 6,61,595 और अब तक कुल मौत 48,040। ये कोरोना की देश की तस्वीर है। जिस हिसाब से ये वायरस लोगों को संक्रमित कर रहा था, उससे चिंता बढ़ गई थी। लेकिन अब रिकवरी रेट सुधर रहा है। एक्टिव केस की संख्या घटती जा रही है। अब 24 घंटे के आंकड़े पर भी नजर दौड़ा लीजिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में
64,553 नए केस सामने आए हैं, जबकि इतने ही समय में 55,573 पीड़ित ठीक हुए और 1,007 लोगों ने जान गंवा दी। अभी 11 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और संबंधित राज्यों में संक्रमण के हालात पर चर्चा की। तभी प्रधानमंत्री ने कोरोना टेस्ट बढ़ाने पर जोर दिया, साथ ही कहा कि हालात सुधर रहे हैं, रिकवरी रेट लगातार सुधर रहा है। इतने बड़े संकट को जिस प्रकार से हमने मुकाबला किया है, उसमें सबका साथ मिलकर के काम करना ये बहुत बड़ी बात है। देश में महामारी का सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में हालात तेजी से बिगड़े हैं। कोरोना पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हम सभी को ये नहीं देखना चाहिए कि कितने केसेस हो रहे हैं पूरे इंडिया में। हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि रिकवरी रेट जल्दी से जल्दी बढ़ाएं और मौतें कम से कम हो। आप केसेस को नहीं रोक सकते, इस बीमारी की प्रोफाइल ऐसी नहीं है। हाँ, आप जहाँ भी हो रहे हैं वहाँ टेस्टिंग बढ़ा दें, ट्रेसिंग बढ़ा दें, लोगों की खोज करें भाई किसके टच में आया, ताकि आगे के इन्फेक्शंस रोके जा सकें, लेकिन आप 100% नहीं रोक सकते। दिल्ली तो अन्य राज्यों के लिए मिसाल बन गई है। यहाँ रिकवरी रेट 89.86% हो चुका है, जबकि संक्रमण की दर करीब 6% है। राजधानी में अभी कोरोना के 10,975 एक्टिव केस हैं। दिल्ली की काफ़ी अच्छी हालत है। पहले की तुलना में जो 23% सीरो सर्विलेंस सर्वे की रिपोर्ट आई थी, मेरे ख्याल से वो 20 जून के आसपास की थी और आज उससे 1.5-2 महीने ज़्यादा हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से 40 से 50% लोग ऑलरेडी दिल्ली में इन्फेक्टेड हो चुके हैं। जैसे ही ये हर्ड इम्यूनिटी, मतलब जितने ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो जाएं तो 50 to 60% हो जाएगी, केसेस की संख्या और कम हो जाएगी। दूसरी अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट हमारा करीब 90% टच कर रहा है और मौतें काफ़ी कम हो रही हैं। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए। वैसे आंकड़े बता रहे हैं कि जुलाई की तुलना में अगस्त के पहले हफ्ते में रिकवरी रेट में सुधार हुआ है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में 1,05,183 एक्टिव केस जुड़े थे। ये संख्या अगस्त के पहले हफ्ते में घटकर 53,985 हो गई। अब देश में रिकवरी रेट 70% है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत मौत मामले की अब बात करेंगे। इस मामले से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है श्वेता, और ये वीडियो दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की पर्सनैलिटी के कई चीजें बयां करता है। बिल्कुल, और ये वीडियो आप देखिए और इसमें पूरी मस्ती करते हुए आपको सुशांत दिखेंगे। प्रभु की आराधना, श्री कृष्ण का भजन गाते हुए वो दिखेंगे। इससे बताता है सुशांत के कई दूसरे जो उनके पहलू हैं। एक तरफ डिप्रेशन की बात हो रही है तो दूसरी तरफ ये वीडियो। मीनाक्षी, और देखिए श्वेता, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, इस वीडियो को देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगता कि वो किसी तनाव में थे। और ये इसी साल जनवरी का वीडियो है और आज ही के दिन 2 महीने पूरे हो गए हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत को। और इसीलिए जो सवाल उनके पीछे अब खड़े हो रहे हैं, परिवार लगातार ये कह रहा है कि सच जानने का उन्हें हक है और सच सामने आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति के भव सागर में लीन सुशांत, भगवान श्री कृष्ण के भजन में मगन एक शानदार अभिनेता। ये रंग बिल्कुल अलग है, अनदेखा है, अनसुना है। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। ये वीडियो जनवरी 2020 का है, जब वो पंचकुला गए थे। जनवरी में ही सुशांत का जन्मदिन आता है। सुशांत मुंबई से पंचकुला अपनी बहन के पास चले गए। पंचकुला में पहुंचे तो श्री कृष्ण की भक्ति में डूब गए। इस वीडियो को देखकर कोई नहीं कह सकता कि सुशांत डिप्रेशन में थे या फिर उन्हें कोई तनाव था। ऐसी भक्ति जिसमें भगवान के प्रति समर्पण है, सब कुछ उन्हीं के हवाले है। सुशांत सिंह राजपूत कितने जिंदा दिल इंसान थे, इसकी तस्दीक एक और वीडियो से होती है। इसमें उनका भरपूर मस्ती दिख रहा है। और गले का हार देखिए सुशांत का ये अंदाज, बिल्कुल निराला, मस्त और शोक शाम और भक्ति का।
आँखों से चार हुई। ये गाना पंचकुला ट्रिप का है, जब वो मुंबई से अपनी बहनों के साथ लौट रहे थे। सभी हल्के मूड में थे, खुश थे। इन वीडियो में सुशांत की बहनें भी दिख रही हैं। ये वो सुशांत थे जो हॉलीवुड जाना चाहते थे, जिंदगी का एक एक पल खुशी खुशी जीना चाहते थे। ये उन लोगों को भी जरूर देखना चाहिए जो बिना जांच के अब भी ये बताने पर तुले हैं कि सुशांत मानसिक रूप से बीमार थे। उनके ये गाने, भजन बताते हैं कि सुशांत की जिंदा दिली का जवाब नहीं था। अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत मौत मिस्ट्री में लगातार नई तस्वीरें, नए चैट, नई डायरी और नए वीडियो सामने आ रहे हैं, जिनसे सुशांत की पर्सनालिटी के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है। मीनाक्षी, और देखिए नेहा, एक और नया वीडियो सामने आया है जिसकी झलक इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं, जिसमें उनकी बहन प्रियंका और बहनोई दिखाई दे रहे हैं अपने एक स्टाफ से सवाल जवाब करते हुए। और इस वीडियो में दरअसल ये देखा जा सकता है मीनाक्षी की प्रियंका जो सुशांत की बहन है और उनके पति सुशांत के एक पूर्व कर्मचारी को फटकार लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। नाम बोलो, नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? आज पैसे ट्रांसफर हुए पंकज को, जिसको हमने निकाला था? अच्छा, किससे पूछ रहे तुम? अच्छा, कोई है यहाँ पे? नाम बोलो, नाम 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 जल्दी जल्दी जल्दी, 2 मिनट के अंदर नाम, अपना नाम लो, किसी और का नाम लो, जल्दी 2 मिनट, जल्दी नाम लो, नाम, इसके अलावा किसी नाम, सिर्फ नाम। किसके बोलने पे पैसे ट्रांसफर किए उसको, जिसको? सिर्फ नाम और कुछ नहीं। मैं जाने नहीं दूंगा, बाहर पानी दौड़ जाए। अरे मैं पुलिस बुला रही हूँ, तुम बात क्या कर रहे हो? एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मिस्ट्री में छन छन कर बाहर आ रहे वीडियो की कड़ी में ये सबसे ताजा है। इसमें सुशांत नहीं दिख रहे हैं, बस 3 लोग नजर आ रहे हैं। सुशांत की बहन प्रियंका, जीजा सिद्धार्थ तंवर और सुशांत के यहाँ काम करने वाला पूर्व कर्मचारी रजत मेवाती। तुझे अंदाजा भी नहीं जो मैं कर सकता हूँ। एक बॉलीवुड स्टार के घर में तू आके ये सोच रहा है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट लॉयर के सामने तू ये सोच रहा है, और तू कह रहा है नहीं, क्या बोल रहा है तू? अपने ही बोल क्या बोल रहा है? अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि 3 लोगों के बीच ये बातचीत पैसे के किसी गड़बड़ झाले को लेकर है। आइए आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। ये वीडियो 3 अप्रैल 2019 का बताया जा रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बहन और बहनोई सुशांत के एक स्टाफ रजत मेवाती से सवाल जवाब कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रजत मेवाती सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट देखते थे। कहा जा रहा है कि मेवाती ने कुछ पैसे किसी पंकज के खाते में ट्रांसफर किए थे, जिसकी वजह से उसे सुशांत के घर से नौकरी से निकाला जा चुका था। सुशांत की बहन और बहनोई ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने खुद ऐसा किया या किसी के कहने पर। तुम्हें बहुत प्यार से बोल, मुझे तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है। कौन तुम्हें मार रहा है? बोलो क्या कार्य? तुम्हें कोई छू भी नहीं रहा। हाँ, कुछ नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ जवाब, एक बहुत ही मासूम सा जवाब मांग रहा हूँ कि तुमने अपने दिमाग से ये सब देखते हुए ये आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुजरात में बाढ़ की, और यहाँ पर कई जिलों में कहर बरपा रही है जबरदस्त बारिश। मीनाक्षी, सूरत, राजकोट जैसे शहर पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। नदियों में पानी बढ़ने की वजह से मुसीबत ज्यादा है। श्वेता, इन सबके बीच मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अगले कुछ दिन और भारी बारिश हो सकती है। सूरत, राजकोट, बनासकांठा, सुरेंद्रनगर, द्वारका, गुजरात के इलाके जबरदस्त बारिश का कहर झेल रहे हैं। नदियां उफान पर हैं, दुकान मकान डूब रहे हैं। कुदरत के कहर की जो तस्वीरें गुजरात से आ रही हैं, वो डरा रही हैं। बाढ़ बारिश ने सूरत शहर की क्या हालत कर दी है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। शहर की गलियों तक में पानी की घुसपैठ हो गई है। बारिश का पानी कमर तक आ गया है। देखिए, बारिश के पानी में पूरा मंदिर डूबा हुआ है। मंदिर के आसपास का इलाका जलमग्न है। कई गांव का संपर्क टूट गया है।
जबरदस्त बारिश से नदी नाले उफान पर है। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। जिंदगी पर मानो ब्रेक सा लग गया है। गुजरात के सुरेंद्र नगर की भी यही हालत है। जबरदस्त बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। नदी नाले का पानी उफान पर है। हालत यह है, बारिश का पानी घरों में घुस आया है। खेत खलियान भी पानी में डूब रहे हैं। गुजरात के द्वारका में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गांव की सड़कों पर नाव चल रही है। बाढ़ में फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला जा रहा है। कल गुजरात के राजकोट से आई इन तस्वीरों ने भी डरा दिया। राजकोट में भारी बारिश की वजह से अंडरपास में पानी भर गया। अंडरपास में सवारियों से भरी परिवहन निगम की बस फंस गई। पानी का स्तर देखकर लोग घबरा गए। हिम्मत दिखाकर बस की सवारियां कमर से ऊपर आ चुके पानी में उतर गईं। किसी तरह खुद को संभाला। इस महिला सवारी को देखिए, जैसे तैसे पानी को पार कर रही हैं। पीछे कई और सवारियां भी हैं जो खुद को और अपने सामान को बचाने की जद्दोजहद कर रही हैं। अंडरपास में तो कई जगह पानी सवारियों की गर्दन तक आ गया। कुछ ऐसे भी थे जो बस की छत पर चढ़कर जान बचाने लगे। अच्छी बात यह थी कि मुसीबत में सवारियों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। मदद के लिए स्थानीय लोग भी आ गए। एक एक कर सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। पानी से बाहर आते ही लोगों ने राहत की सांस ली। जेसीबी मशीन की मदद से बस को भी बाहर निकाला गया। गुजरात के कई जिलों में जबरदस्त बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश का अलर्ट दिया है। सूरत से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। संजय दत्त को लंग कैंसर है, इसका इलाज कराने के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं। इस बीच रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने संजय दत्त के घर जाकर मुलाकात की। संजय दत्त की पत्नी मानता दुबई से लौट आई। इतना वैरायटी वाला लाइफ आपको किधर मिलेगा? मैं बेवड़ा हूँ, ठरकी हूँ, ड्रग एडिक्ट हूँ, सब हूँ। संजय दत्त की जिंदगी बॉलीवुड की किसी फिल्म से कम नहीं है। इसमें सस्पेंस भी है, उतार चढ़ाव भी। जब भी इस सितारे की जिंदगी में सब कुछ ठीक होता दिखाई देता है तो अचानक नया मोड़ आ जाता है। जिंदगी फिर पलटी मार जाती है। कुछ दिन पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक लंग कैंसर की खबर आई। इसके बाद तो बॉलीवुड से लेकर देश सन रह गया। खबर सुनने के बाद रणबीर कपूर और आलिया भट्ट संजय दत्त के घर पहुंचे। रणबीर आलिया के संजय दत्त के साथ खास रिश्ते हैं। ऐसे में जब संजय दत्त की तबीयत बिगड़ी तो उनके पास पहुंचे। पहली बात तो ये कि रणबीर कपूर ने संजय दत्त की बायोपिक संजू में संजय का किरदार निभाया था। क्या बीच में से स्टोरी सुना रहा है? शुरू से शुरू करते। छोटे तू स्टार्ट कर। वहीं दूसरी बात ये कि संजय दत्त, आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर की फिल्म सड़क 2 आने वाली है। अभी ट्रेलर रिलीज हुआ है। नेपोटिज्म और सुशांत सिंह सुसाइड विवाद के बीच फिल्म सड़क 2 भी लपेटे में आ गई। इस फिल्म का अभी ट्रेलर ही लॉन्च हुआ है कि ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। अपनी लव स्टोरी इन सड़कों में शुरू हुई थी, अब ऊपर ही खत्म। आजकल तो लोग निर्देशक महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 के ट्रेलर को 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जितने लोगों ने पसंद किया उससे कई गुना ज्यादा लोगों ने नापसंद किया है। यानी इस फिल्म के ट्रेलर को 3 लाख से ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, जबकि 60 लाख से ज्यादा लोगों ने नापसंद किया है। क्यों? कंप्लेन करने का है? मकसूद नाम है मेरा, जाओ करो। नहीं, कंप्लेन नहीं करने का, थैंक यू बोलने का। सच्ची। तुम बहुत मस्त काम। फिल्म मुन्ना भाई MBBS का ये मुन्ना भाई जादू की झप्पी से लोगों का इलाज करता था, लोगों का हौसला बढ़ाता था। लेकिन ये फिल्में से नहीं, ये रियल लाइफ है। यहाँ खुद संजय दत्त को इस वक्त हौसले की जरूरत है। I can say that I'm free today. हालांकि निजी जिंदगी में बड़े फाइटर हैं संजय दत्त। बड़ी से बड़ी मुश्किलों को उन्होंने झेला है
और हर बार उससे बाहर निकले हैं, लेकिन मौजूदा संकट झकझोर देने वाली है। संजय दत्त ने कैंसर से मुकाबले को छोटा ब्रेक बताया। इसकी जानकारी उन्होंने खुद इंस्टाग्राम के जरिए लोगों तक पहुंचाई। दोस्तों, मैं मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से काम से छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। मैं अपने शुभ चिंतकों से गुजारिश करता हूं कि मेरी तबीयत को लेकर गैर जरूरी कयास न लगाएं। आप सभी का प्यार और शुभकामनाएं साथ हैं। मैं जल्द वापसी करूंगा। संजय दत्त के कैंसर की खबर मिलते ही उनकी पत्नी मान्यता दत्त दुबई से मुंबई लौट आई। 5 महीने से बच्चों के साथ मान्यता दुबई में थी। उन्होंने लिखा, संजू हमेशा से ही फाइटर रहे हैं और इसीलिए हमारा परिवार भी फाइटर है। भगवान ने एक बार फिर हमारा टेस्ट लिया है। वे देखना चाहते हैं कि कैसे हम इस चुनौती का सामना करेंगे। हमें बस आपके प्रार्थनाओं और आशीर्वाद की जरूरत है। 61 साल के संजय दत्त को कैंसर की खबर के बाद प्रार्थना और दुआओं का दौर भी शुरू हो गया है। उनके चाहने वाले प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका मुन्ना भाई जल्द ठीक हो जाए। मुंबई से पिया हिंगोरानी के साथ साहिल जोशी, आज तक।